नमस्कार, मैं डीपीएन सिंह जोहार एडू कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीसीएस की तैयारी करने वाले मुख्य परीक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ा रहा हूं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्लास में ले चुका हूं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास के क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या होता है, वैश्विक तापन किसकी वजह से होता है, उसके कारक क्या हैं, और उसके बाद हम लोग ओजोन परत में क्षरण पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैश्विक तापन होता क्या है। इसके बारे में हम लोग जानें कि वैश्विक तापन से क्या मतलब है। वैश्विक तापन, इसको बेटा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी दिया था। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यह कहा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक तापन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि है। एक क्रमिक वृद्धि है। वैश्विक तापन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि है। देख लीजिए, वैश्विक, यह इसका डेफिनेशन है। वैश्विक तापन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में होने वाली एक क्रमिक वृद्धि होती है। उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। मैंने कहा कि वैश्विक तापन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि है, जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। ये तो आप लिखेंगे वैश्विक तापन के डेफिनेशन में। अब इसका कारक क्या है बेटा, इसका कारक क्या है, इस पर आप लोग डिस्कस करेंगे। इसका कारक क्या है, तो कारक में हरित गृह गैस का उत्सर्जन, हरित गृह गैस का उत्सर्जन, हरित गृह गैस का उत्सर्जन, साथ में जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, और बेटा इसके साथ वनों की कटाई, और
कृषि और पशुधन, कृषि और पशुधन। तो बेटा ये कारक हैं हरित गृह गैस का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, कृषि और पशुधन। ये कारक होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वैश्विक तापन के। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन कहा जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जाती है, जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। तो ये आपका वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसके कारक क्या हैं? हरित गृह जो गैस होते हैं, हरित गृह गैस का जो उत्सर्जन होता है, जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, वनों की कटाई और कृषि और पशुधन इसके कारक हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है। आइए हरित गृह प्रभाव क्या होता है इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर के द्वारा मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, सबसे पहले द सन्स रेडिएशन, द सन्स radiation travels towards the earth, travels towards the earth। जो सूर्य की जो विकिरण है ये अर्थ की तरफ जाती है। सूर्य की किरणें अर्थ की तरफ जाती हैं। देखिए ये आ रही हैं। कुछ किरणें जो हैं यहीं से टकराकर वापस लौट जाती हैं, कुछ किरणें यहीं से टकराकर वापस लौट जाती है, कुछ अर्थ पे आ जाती हैं। About half is reflected or about half is reflected or absorbed by clouds and the atmosphere, by clouds and the एटमॉस्फेयर। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर के कारण। तीसरा जो है बेटा द रेस्ट रीचेज द अर्थ
where it is absorbed by oceans and lands, by oceans and lands। कुछ किरणें बेटा इस तरीके से इसमें घूमती रहती हैं। The earth so release heat back towards the space. The earth also, the यहां क्या होता है, the earth also released heat back towards the released heat back towards the space। पांचवा, some of heat passes directly through the atmosphere। Some of the heat passes directly through the heat passes directly through the atmosphere। छठवां, but most of it is captured and retained, but most of it is captured and retained, it is captured and retained by greenhouse gases, by greenhouse gases। इस प्रोसेस को थोड़ा समझें आप। देखिए ये जो है ये आपका अर्थ है, ये सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती हैं। कुछ किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी के अंदर मतलब चली जाती हैं, कुछ किरणें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सन की किरणें जो होती हैं अर्थ की तरफ आती हैं, अर्थ की तरफ आती हैं तो कुछ किरणें क्या है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ किरणें जो हैं वातावरण के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये जो क्लाउड्स होता है इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ जो बचते हैं वो अर्थ में अवशोषित कर लिए जाते हैं, लैंड के द्वारा या समुद्र के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद बेटा जो बचता है वो हीट बैक टुवर्ड्स द स्पेस। जैसे कुछ किरणें क्या होती हैं कि वो पृथ्वी से टकरा कर वापस स्पेस में चली जाती हैं। कुछ सम ऑफ द हीट पासेस डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर, कुछ वातावरण में चली जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज कैप्चर्ड एंड रिटेन बाय ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन बहुत सारी जो किरणें हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज द्वारा कैप्चर कर ली जाती हैं। तो यही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। थोड़ा और इसको आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और मान लीजिए कि ये ग्रीन हाउस गैसों का एक स्ट्रक्चर है जहां ग्रीन हाउस गैसें जमा है। और बेटा अगर यहां से सूर्य की किरणें, अगर यहां से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें तो पूरा आपके पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो कुछ किरणें पृथ्वी पर आती हैं, कुछ किरणें यहीं से रुक के वापस चली जाती हैं, कुछ यहां से रुक के वापस चली जाती हैं, कुछ यहां से रुक के इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाती, जो बाहर नहीं निकल पाती। कुछ किरणें जमीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। समझिएगा,
तो इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब होता क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैसों का जो सांद्रता है ये बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो ये इन्हीं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इधर इन जो किरणें हैं, किरणों को एब्जॉर्ब करने की वजह से यहां जो तापमान है, यहां का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बेटा बढ़ जाता है। इसी को बेटा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और जिन गैसों की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है उन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि है जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। कारक क्या है? हरित गृह गैस का उत्सर्जन कारक है, जीवाश्म ईंधन का दहन कारक है, वनों की कटाई, कृषि और पशुधन इसका कारक है। फिर ग्रीन हाउस गैस कैसे होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे दिखता है? सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी तक आती हैं, कुछ किरणें वापस वहां से लौट जाती हैं, कुछ किरणें इस क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और कुछ किरणें जो है अर्थ के द्वारा या ओशियंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और कुछ जो अर्थ क्या करता है उनको रिलीज कर देता है स्पेस में, कुछ को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। लेकिन बहुत सारी जो किरणें हैं वो आपके ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा कैप्चर्ड कर ली जाती हैं, जिससे पूरा का पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। ये मैंने आपको एक रफ डायग्राम बनाया था समझाने के लिए कि किस तरीके से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उनके बारे में बताया गया कि ग्रीन हाउस गैस बाहर नहीं निकल पाती है इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो नदियों और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है, और नदियों और समुद्र का जल स्तर अगर ऊपर उठेगा तो उसके आसपास के जो गांव हैं या समुद्र में जो द्वीप हैं वो धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे, और जिसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। पारिस्थितिक असंतुलन क्रिएट हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है बेटा। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना, एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है। एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है ग्रीन हाउस प्रभाव, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की एक कंबल के भांति लपेटे रहती है। यह पृथ्वी को एक कंबल के भांति लपेटे रहती है। यह पृथ्वी को एक कंबल के भांति लपेटे रहती है। यह एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, और यह पृथ्वी को एक कंबल के भांति लपेटे रहती है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, और इसके तापमान को संतुलित करती है। और याद रखिएगा, पृथ्वी के तापमान को संतुलित करती है, और पृथ्वी के ये तापमान को क्या करती है? संतुलित करती है बेटा। कहा जाता है
कि अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो अगर इस एटमॉस्फेयर में, तो पृथ्वी का तापमान -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 18 से 19 डिग्री माइनस हो जाएगा, जिससे मानव जीवन या जीव जंतुओं का जो पृथ्वी पर रहना ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये इससे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में भी यह मदद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी गर्म और निवास करने योग्य उपयुक्त रहती है। पृथ्वी जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी गर्म रहती है और निवास करने योग्य हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है और पृथ्वी को एक कंबल की तरह यह लपेटे रहता है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ना दिखे तो याद रखना बेटा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि लोग अपना जीवन इस तापमान में नहीं रख सकते हैं और लोग मरने शुरू हो जाएंगे, इस पर जीव जंतु अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसी रूप में हमारे लिए लाभप्रद भी है, क्योंकि यह पृथ्वी को कंबल की तरह ढके रहता है, जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान थोड़ा गर्म रहता है और निवास करने योग्य, मानव को रहने योग्य क्या कहते हैं, पृथ्वी प्रदान करता है, रहने योग्य स्थान प्रदान करता है, ताकि मानव और जीव जंतु अपना जीवन यापन कर सकें। यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है और यह पृथ्वी को माध्य तापमान 15 डिग्री स्तर पर गर्म रखता है बेटा। यह जो है यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है, यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है और यह पृथ्वी के माध्य तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है और पृथ्वी के माध्य तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखता है। यानी पृथ्वी पर 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान यह ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह बनाए रखता है बेटा, वरना पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का तापमान बहुत नीचे यानी -18 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का यह असर होता है। तो पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में और पृथ्वी के माध्य तापमान यानी उसके 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में ग्रीन हाउस प्रभाव मदद करता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का तापमान बहुत नीचे गिर जाएगा, जैसे -18 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस तक। ये मैंने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपको बताया। ये पूरी बातें ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ये स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया गया कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, कुछ टकरा कर वापस लौट जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं क्लाउड से और कुछ नीचे पृथ्वी के अंदर पृथ्वी या ओशन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं
और कुछ पृथ्वी डायरेक्ट स्पेस में उसको रिलीज कर देता है उन किरणों को, कुछ को वातावरण में रिलीज करता है, लेकिन मैक्सिमम किरणों को ग्रीन हाउस गैसें जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका परिणाम यह रहता है कि पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में मदद मिलता है और यह पृथ्वी को चारों तरफ से कंबल के रूप में ढका रहता है और पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है, जिससे यहां पृथ्वी पर रहने वाले जो जीवधारी हैं, चाहे मानव हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधों हो, उनको एक अनुकूल दशा मिलता है जीने के लिए। अगर ये ना रहे तो उसके बाद पृथ्वी का जो तापमान है वह बहुत नीचे गिर जाएगा और बहुत जब नीचे गिर जाएगा तो आप सबको मालूम ही है कि इस पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, आशा करते हैं यह बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। मानव जनित गृह गैस उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और तापमान में वृद्धि करता है। याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, जो मानव जनित गृह गैस उत्सर्जन है, मानव जनित गृह गैस उत्सर्जन है, जो मानव जनित गृह गैस उत्सर्जन है वो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और तापमान में वृद्धि करता है। प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और तापमान में वृद्धि करता है। जो मानव जनित गैसों का जो उत्सर्जन होता है, मानव जनित गृह गैस उत्सर्जन होता है, वही प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और बेटा जो तापमान में वृद्धि करता है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है मानव जनित गृह गैसों का उत्सर्जन या मानव द्वारा बनाए गए उपकरणों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा योगदान, इसमें कौन कौन अपना योगदान देता है ग्रीन हाउस प्रभाव में, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान देते हैं उनमें सबसे बड़ा योगदानकर्ता होता है जलवाष्प। ये जो जलवाष्प है, वाटर वेपर, यह सबसे बड़ा योगदान करता है, यह सबसे बड़ा योगदान करता है जलवाष्प। जलवाष्प के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है बेटा। महासागरों आदि से जो वाष्पीकरण होता है उससे यह उत्पन्न होता है। महासागरों आदि के वाष्पीकरण से, महासागरों आदि के वाष्पीकरण से ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, जलवाष्प का निर्माण होता है। सिर्फ मानव जाति ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के लिए सिर्फ मानव जाति ही जिम्मेदार नहीं होता, प्रकृति भी होती है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों के लिए सिर्फ मानव जाति ही जिम्मेदार नहीं होता, प्रकृति भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती है। हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा हरित गृह गैस की मात्रा से संबंधित होती है। जो हवा में उपस्थित जो वाष्प की मात्रा होती है, हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा, ये जो हवा में उपस्थित जो वाष्प की मात्रा होती है हरित गृह गैस की मात्रा से संबंधित होती है।
हरितगृह गैस की मात्रा से संबंधित होती है। जो हवा में, वायु में उपस्थित जो वाष्प की मात्रा होती है, मात्रा हरितगृह गैस की मात्रा से संबंधित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसें भी जिम्मेदार होती हैं बेटा। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसें भी जिम्मेदार होती हैं जलवाष्प के अलावा। तो आपको मैंने जो बताना चाहा वो जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसों में एक जलवाष्प का बहुत बड़ा योगदान होता है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों को, ग्रीन हाउस प्रभाव को दिखाने में बहुत मदद करता है। महासागरों आदि के वाष्पीकरण से यह उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए सिर्फ मानव जाति ही जिम्मेदार नहीं है, प्रकृति भी जिम्मेदार है। वायु में जो वाष्प उपस्थित होता है उसका हरितगृह गैस की मात्रा से सीधा संबंध होता है बेटा। इसलिए कहा जा सकता है कि जल वाष्प जो है यह हरितगृह प्रभाव का एक बहुत बड़ा कारक है। दूसरा है बेटा CO2। दूसरा जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य अवयव है, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स होता है CO2। CO2 जो होता है यह बेटा महासागर विनिमय, इसके साथ साथ पशु मानव श्वसन प्रक्रिया, पशु या मानव श्वसन प्रक्रिया, महासागर विनिमय, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग। ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग इत्यादि, ये जो होते हैं बेटा, यहां से इनके द्वारा, इन क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। महासागरीय विनिमय, पशु या मानव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग के द्वारा इत्यादि के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इनके अलावा जीवाश्म ईंधन और उद्योग उत्सर्जन, इनके अलावा जीवाश्म ईंधन, उद्योग उत्सर्जन, रासायनिक और खनिज प्रक्रियाओं आदि का दहन, रासायनिक और खनिज प्रतिक्रियाओं आदि का दहन। अगर ये जीवाश्म ईंधन, उद्योग उत्सर्जन, रासायनिक और खनिज प्रतिक्रियाओं द्वारा जो दहन होता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। महासागर विनिमय, पशु और मानव द्वारा जो श्वसन प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल में आग जो लगता है, इन सब के द्वारा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। निवारण कैसे होगा? जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया जाए। इसका निवारण कैसे होगा? इसके निवारण का जो सबसे मुख्य कारण है, जीवाश्म ईंधन के दहन पर रोक लगा दिया जाए, जीवाश्म ईंधन के दहन पर रोक लगा दिया जाए और कार्बन पृथक्करण कर दिया जाए, कार्बन को बांट दिया जाए। कार्बन पृथक्करण इत्यादि, ये जो आपको उपाय बताए हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।
इनके अलावा बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दूसरा ग्रीन हाउस गैस, इनके अलावा मीथेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होता है। मीथेन 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 को CH4 से जाना जाता है। याद रखिएगा मीथेन जो है इसके कई स्वरूप हैं, जैसे मान लीजिए आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि जिसे वेटलैंड बोला जाता है, वेटलैंड। आर्द्र भूमि से इसका उत्सर्जन होता है, आर्द्र भूमि से उत्सर्जन होता है, धान के खेत से उत्सर्जन होता है, धान के खेत से इसका उत्सर्जन होता है। इनके साथ साथ जो गाय और जो भैंस होती हैं, गाय भैंस के जुगाली के माध्यम, गाय भैंस के जुगाली के माध्यम से इसका उत्सर्जन होता है। और इनके अलावा कोयले की खान में यह विस्फोट का मुख्य कारण होता है बेटा। तो मीथेन गैस जो हो गया आप देख रहे हैं आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है, धान के खेत से उत्सर्जन होता है, गाय भैंस जो जुगाली करती है, मुंह चलाती है, उससे इनका उत्सर्जन होता है, कोयले की खान में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इनके साथ साथ बेटा महासागर, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, महासागर, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, महासागरों के द्वारा, जंगल की आग के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, कृषि उद्योग, कचरा भराव क्षेत्र से, कृषि से, उद्योग से, कचरा